चलिए, तो ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 4। थर्ड हमने अभी कवर किया था। क्या क्या पढ़ा था वहाँ पर? राउट का नियम पढ़ा था, राउट का नियम और उसके ग्राफ बनाया था। अब नेक्स्ट आगे हमें क्या पढ़ना है? कहाँ गया? राउट का नियम हो गया था हमारा। ये रहा, राउट का नियम पढ़ा था हमने। किसके लिए पढ़ा था? द्रव द्रव विलयनों के लिए पढ़ा था। मतलब जिसमें क्या, हमारा विलेय और विलायक दोनों क्या थे? द्रव थे। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ये रहा, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन। मतलब क्या, अभी जो हमने विलेय और विलायक लिया था वो क्या थे? दोनों लिक्विड थे, द्रव अवस्था में थे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर हमें पढ़ना है ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन। ठीक है। तो ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन मतलब क्या, जो हमारा विलेय है, हम कुछ ही मिलाएंगे तो जो भी चीज हम मिलाने वाले हैं वो क्या होगी? ठोस अवस्था में होगी, सॉलिड होगी। और जो जिसमें मिलाएंगे वो क्या होगा? लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है। चलो, तो इसको देखते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है। कभी भी आपने किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, सॉलिड मतलब क्या, जैसे कि इस शक्कर हो गई, शक्कर हमारी क्या है? सॉलिड है कि नहीं है? मतलब ठोस अवस्था में है। तो हम जब भी उसको कभी पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने में जितना टाइम लग रहा है, और उसमें हम फिर शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर डालने के बाद अब उसको यदि हम गर्म करेंगे तो पानी जल्दी गर्म होगा या शक्कर डालने के बाद जो विलेन बना वो गर्म होगा? तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा ना। और जो जिसमें हमने शक्कर डाली हुई है वो क्या करेगा? अब टाइम लेगा गर्म होने में, और उससे जो वाष्प बनेगी वो भी कम बनेगी एज कम्पेयर टू जो पानी है, जो हमने अकेला पानी अकेले को गर्म कर रहे हैं, और जो शक्कर वाला जो पानी है उसको गर्म कर रहे हैं। दोनों को यदि हम गर्म करेंगे तो पहले कौन गर्म होगा? जो पानी है अकेला। तो इसमें यही बताया गया है कि यहाँ हम देखते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो द्रव की सतह का आधा भाग विलेय के अणु द्वारा घेर लिया जाता है। अतः विलायक के अणु को वाष्पित होने के लिए कम स्थान मिलता है, जिससे द्रव का वाष्प दाब भी घट जाता है। अतः किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर सदैव वाष्प दाब में कमी आती है। इसको हम आगे समझ लेते हैं, और ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और यदि दिख ना रहा हो तो फिर उस हिसाब से बताइएगा, तो फिर और वैसे नोट्स में तो देख ही रहा होगा। ठीक है। आगे बढ़े। एक सेकंड, इसको हम देख लेते हैं पहले। चलिए, तो देखते हैं। देखो, इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा था ना, ये जो दोनों डायग्राम है वो सीधी डायग्राम को बड़ा करके बना दिया है। दो डायग्राम दिख रहे हैं। इसमें हमने दो एग्जाम्पल देखे। एक शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मतलब क्या, आपने सिर्फ पानी अकेले को गर्म किया। दूसरा विलायक आपने क्या लिया? मान लो ये पानी रहा, ये ब्लू वाले क्या थे हमारे? पानी के कण थे। ये हो गया H2O। और सेकंड विलेय, विलेय में आप कुछ भी डाल दो, जैसे चॉक पाउडर डाल दो मान लो। ठीक है, चॉक पाउडर। तो होगा क्या, आपने जैसे ही पानी के ऊपर चॉक पाउडर डाला तो क्या होगा? जो अणु है, यहाँ पर देखो, जो पानी था, पानी के ऊपर कौन से अणु आ गए? ये वाले अणु आ गए ना, मतलब जो चॉक पाउडर के थे। तो अब पानी को यदि आप उबालोगे तो ये चॉक पाउडर के जो अणु हैं ये भी साथ में उड़ेंगे वाष्प के। उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? तो अब चूंकि इनमें वजन ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे? जो पानी की जो वाष्प बन रही थी उसको उड़ने नहीं देंगे। उड़ने देंगे क्या? नहीं उड़ने देंगे ना। तो इनका वजन उससे ज्यादा भी हो जाएगा। और क्या करेंगे, और ये उसके ऊपर की जो भाग है उसको ढक भी लेंगे। अब ढक लेंगे तो वाष्प जो बन रही थी पानी से, पानी के जो अणु ऊपर उड़ रहे थे, अब वो उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा जब जाके वो उड़ेंगे। तो इससे क्लियर क्या हुआ? इसका जो वाष्प दाब हुआ क्या था, हमने मान लिया पी नॉट था। ठीक है। और इसका जो वाष्प दाब हुआ क्या होगा? चेंज हो गया ना। तो हमने क्या किया, इसको P1 नाम दे दिया। ठीक। तो जब हमने कुछ विलेय मिला दिया, कितने विलेय मिलाए, तो कुछ मान लो हमने X1 विलेय मिला दिए या X विलेय मिला दिए। तो यहाँ पर हम राउल्ट के नियम से क्या लिखेंगे? P1 जो वाष्प दाब होगा किसके बराबर होगा? पी नॉट। ठीक है, इसको भी 1 लिख दो। पी नॉट 1 इंटू X1। ठीक है, X1 क्या है? अणु है या मोल है जो कि घुले हुए हैं।
तो इस हिसाब से बोल सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल जिसको समझे तो यही चौक का पाउडर क्या करेगा, उसको ओढ़ने नहीं देगा, और ओढ़ने नहीं देगा विलायक के अणु मतलब पानी के अणुओं को ओढ़ने नहीं देगा, तो उसका जो वाष्प दाब है कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्प बन ही नहीं रही है, वाष्प बनेगी तभी ना वाष्प दाब होगा। तो ये चीज थी। ठीक है, समझ आ गई होगी। आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम किसकी, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, ये चीज सुनी तो होगी, आदर्श एवं जो अनादर्श विलयन है इनके बारे में सुना होगा, डेफिनेशन वगैरह। अब देख लेते हैं इसको। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन होते क्या हैं। तो आदर्श विलयन क्या है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सिंपल डेफिनेशन यदि बोलें तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। जो क्या, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होंगे, और जो नहीं करते हैं वो क्या हो जाएंगे, अनादर्श विलयन। ठीक है। ठीक है, दोनों समझ आ गए होंगे, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। मतलब क्या, विलयन को विलयन को क्या किया गया है, दो भाग में मतलब दो टाइप में बांट दिया, एक हो गया आदर्श और एक हो गया अनादर्श। ठीक है, अभी देखो, अब आदर्श और अनादर्श विलयन हो गए। अब अनादर्श विलयनों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अनादर्श विलयनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो हो गए आदर्श, मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। दूसरे क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो उसमें अनादर्श विलयन को उसी आधार आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होते हैं क्या, धनात्मक विचलन, और दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन। तो अनादर्श विलयन को यदि हम देखें, अनादर्श विलयन क्या होंगे, एक होंगे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक 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 विचलन शो करते हैं, और दूसरे क्या हो गए जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, तो अब धनात्मक विचलन क्या होता है उसकी बात करें। तो धनात्मक विचलन का मतलब क्या, जो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब आया उससे ज्यादा जो वाष्प दाब यदि शो करे, राउल्ट के नियम से धनात्मक अ, वाष्प दाब हो यदि, तो क्या होगा, वो धनात्मक विचलन होगा। मतलब राउल्ट के नियम से वाष्प दाब अधिक। ठीक है, तो क्या है, वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब से क्या हो, अधिक हो। यदि अधिक होगा तो क्या है वो, धनात्मक विचलन। ठीक है, अधिक हो। और ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या, जस्ट अपोजिट कर देना, अधिक हो की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, अधिक हो की जगह हो जाएगा कम हो। ठीक है, कम हो, तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं लिख लीजिएगा आप लोग। और ये रहा एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल डाल लीजिएगा, जिसमें धनात्मक विचलन का जो परिभाषा आप लिखेंगे उस परिभाषा के बाद ये एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण, ये क्या होगा, धनात्मक विचलन। और जो क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण है वो क्या है, ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं हम किसकी, राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन शो करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। और उसके बाद है हमारा क्या, राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन शो करते हैं उनके लिए ग्राफ। अभी हमने जो ग्राफ बनाया था, देखो जो पुराना ग्राफ था वो सेम इस टाइप का था, मतलब ये वाली जो लाइनें दिख रही है ना, मेन मेन लाइन देखिए, ये बनाई थी अभी हमने किसके, राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट के नियम से देखो,
धनात्मक विचलन है तो ऊपर जा रहा है ये ग्राफ, देखो ऊपर जा रहा है दोनों, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो ये क्या है, धनात्मक विचलन है। आगे इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। जी, चलो तो हम किसकी बात कर रहे थे, राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं, ठीक है, राउल्ट के नियम से क्या, धनात्मक विचलन, धनात्मक क्या, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये विलयन होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। चलो तो इन विलयनों में देखो होता क्या है उसकी बात करते हैं हम, कि ये वाले जो विलयन होते हैं इनमें हम क्या लिखेंगे, इन विलयनों में जो प्रेक्षित वाष्प दाब है उससे जो विलयन का वाष्प दाब है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इन विलयनों में क्या लिखेंगे, इन विलयनों में, इन विलयनों में घटकों के वाष्प दाब, घटकों के वाष्प दाब, वाष्प दाब, इन विलयनों में घटकों के वाष्प दाब प्रेक्षित वाष्प दाबों से, प्रेक्षित वाष्प दाब, प्रेक्षित वाष्प दाब से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। अधिक का मतलब क्या, देखो अभी एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखी थी, P1 जो था हमारा इसके बराबर हो गया था P01 x1, और यही हम P2 लिखें तो P02 और x2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं, धनात्मक, इसमें क्या होगा, जो हमारा P1 का जो वास्तव होगा वो ज़्यादा हो जाएगा P01, ठीक है, P01, ठीक है, P01 x1 से, और यहाँ पर क्या होगा, P2 किसके बराबर हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा P02 x2 से, ये धनात्मक विचलन हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ऋणात्मक विचलन, क्योंकि जो बनने वाला जो वास्तव है जितना होना चाहिए उससे कम बन रहा है, और कम बन रहा है मतलब क्या, राउट के नियम का पालन तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि पालन कौन करता है, पालन सिर्फ वही लोग करेंगे जो क्या कर रहे हैं, जिनका आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है, कम या ज्यादा नहीं आ रहा है, जिनका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जैसे कि ये वाले, किसी का जो भी आंसर है विलियनों के जो वास्तव हैं यदि इनके बराबर आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वे राउट का नियम का पालन कर रहे हैं, और पालन कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो राउट के नियम का यदि पालन कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, विलियन होंगे, लेकिन राउट के नियम का पालन करने वाले होंगे। जो पालन नहीं कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं मतलब क्या, आदर्श हो गए, ठीक है ना। कोई भी चीज है, आदर्श और अनादर्श का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या बोलोगे, दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट स्कूल गए, ठीक है, दो नहीं मानो तीन स्टूडेंट हैं, ठीक, ये रहे हमारे एक, दो, ये तीन, ठीक है, ये तीन स्टूडेंट दिख रहे हैं। एक हमारी टीचर हैं, टीचर ने इनसे बोला कि भाई जो डिसिप्लिन में रहेगा, टाई वाई सब कुछ लगा कर आएगा, वो हमारे लिए क्या है, आदर्श स्टूडेंट रहेगा, आदर्श मतलब जो अच्छे से सब कुछ बात मानता है। तो मान लो ये वाला जो हमारा ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये हमारी सारी बात मानता है, मानता है मतलब क्या, टाई वगैरह जूते सब कुछ एकदम परफेक्ट बन के आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, आदर्श स्टूडेंट बोलेंगे ना, आइडियल। और इससे बोला कि भाई लगा के आओ, ये कुछ ज्यादा ही सज के आ गया,
ज्यादा सच के आ गया मतलब क्या? कोई भी पर्सन उससे बोलो कि भाई टाई लगा के आना, जूते वूते पहन के आना, वो एकदम ही हीरो बन के आ गया। तो वो क्या हुआ, जितना बोला उससे ज्यादा करके आ गया। तो क्या आदर्श हुआ? नहीं, वो एकदम ज्यादा ही हो रहा है। और इससे बोला कि पहन के आओ, टाई वाई लगा के आओ, तो ये टाई लगा के आया ही नहीं है। तो ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है। यही है, तो ये हो गया ऋणात्मक वाला, ये हो गया धनात्मक वाला। ठीक है, चलो तो आगे देखो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नीचे हमने थोड़ा सा लिख दिया है। तो देखो, इन विलयनों के निर्माण में जब विलयन ए को विलयन बी में मिलाया जाता है तो एक नया विलयन बनेगा। तो नए बनने वाले विलयन में जो बंद होंगे, अभी देखो विलयन ए को हमने विलयन बी में मिलाया, तो अभी जो विलयन ए था इसके अणुओं के मध्य ए के मध्य जो मतलब मान लो कोई भी विलयन ए था, यहाँ कोई भी विलयन बी है, ठीक है। तो विलयन ए में ए अणु है तो ए टाइप के अणु या परमाणु है, तो ए के बीच बंद होगा। यहाँ पर बी टाइप के परमाणु है तो बी के बीच बंद होगा। ठीक है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ए भी मिक्सचर हो गए ना। अब दोनों मिक्सचर हो गए तो ए और बी के मध्य आ जाएगा बंध। तो नए बनने वाले बंध ए बी प्रारंभिक बंध ए और बी से दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो ये दुर्बल होंगे। इससे क्या होगा, द्रव के जो अणु होंगे उनकी पलायन करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। देखो, जैसे मान लो हमने ये एक विलियन ए लिया, ठीक है। तो ए विलियन है और ये वाला हो गया हमारा बी विलियन। तो इसमें जो अणु होंगे, अणु क्या होंगे, ए होंगे ना। ये ए हुआ, तो इन दोनों के बीच जो बंद हुआ तो ए बंद ही बोलेंगे ना। ए के बीच बंद। यहाँ पर बी है, ये बी का अणु हो गया, तो इन दोनों के बीच बी हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी बंद बी। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो तीसरा ये जो विलयन बना, इसमें तो क्या ए बी विलयन बना ना, मतलब क्या दोनों मिक्सचर हो गए, ए था अभी बी था, अब दोनों मिल गए। तो अब जो अणु होंगे इन दोनों के बीच बंध बना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो देखो, जो धनात्मक विचलन शो कर रहा है, धनात्मक विचलन जो शो कर रहा है, चलो देखो, अब जैसे ये जो अणु ए और बी के बीच जो बंध दिख रहा है हमें, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच जो बंध है, ये यदि आसानी से टूट जाता है, ठीक है, आसानी से टूटेगा, तो क्या होगा, वाष्पदाब जल्दी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? पानी को जब आप उबालते हो तो जल्दी उबल जाता है। वहीं आप किसी जैसे चाशनी ले लो, शक्कर और पानी का मिक्सचर रहता है वो, शुगर प्लस H2O। तो ये क्या है, एकदम थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। अब इसको उबालोगे तो क्या जल्दी उबल के इसकी वाष्प बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो वही है, तो उसमें यदि ये जो बॉन्ड है, जो ए और बी के मध्य जो बंध है, यदि आसानी से टूट जाता है या दुर्बल है, तो क्या होगा, ये धनात्मक विचलन शो करेगा। और यदि ये बंध आसानी से नहीं टूटता है तो ऋणात्मक विचलन शो करेगा। दुर्बल है तो क्या होगा, धनात्मक। और यदि यही बंध क्या है, प्रबल है, प्रबल, तो क्या करेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। और आसानी से नहीं टूटेगा तो क्या होगा, आसानी से नहीं टूटेगा, क्या ऋणात्मक विचलन शो करेगा। ठीक है, आसानी से नहीं टूट रहा है इसका मतलब क्या, आसानी से जब टूटेगा नहीं तो उसमें वाष्प बनेगी नहीं, तो वाष्प कम बनेगी, मतलब क्या, ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन वाला जो होता है वो क्या होता है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से प्रेक्षित वाष्प दाब से कम वाष्प दाब बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन शो करने वाले विलयन। और जो अधिक वाष्प दाब बना रहे हैं वो धनात्मक विचलन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम किसकी, अब इसके बाद है हमारा क्या, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। लेकिन इसके पहले इसका हम बना लेंगे क्या, ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ,
राउल्ट के नियम का ग्राफ याद होगा, याद ना हो तो देख लेना एक बार, ठीक है। उसमें हमने जो बनाया था सेम वही बनाना है, थोड़ा सा चेंज करना है धनात्मक और ऋणात्मक की वजह से, ठीक है। ये देखो, ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस रहा हमारा, ठीक है, दिख रहा है, दोनों एक्सिस दिख रहे हैं। यहाँ से एक और बना, सी, अभी देखो, हमने यहाँ पर क्या लिया था, x1 था और क्या था, x2 था। तो इस जगह पे हमारा x1 1 था और x2 0 था। यहाँ पर बात करें तो x2 1 था और x1 0 था। मतलब हो क्या रहा है, लेफ्ट से हम जैसे राइट आते जा रहे हैं, x1 हमारा जीरो होता जा रहा है। सेम x2, यदि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो x2 हमारा क्या 0 से 1 हो गया, ठीक। तो इनके वाष्पदाब की बात करते हैं। चल देखो क्या होगा इसमें, जैसे कि देखो, लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से क्या कर रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो वाष्पदाब जो होगा सिर्फ x2 की वजह से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x1 तो 0 है ना, तो वाष्पदाब सिर्फ x2 की वजह से होगा। तो लेफ्ट में x2 की वजह से 0 था क्योंकि x2 0 था, राइट में x1 0 है, ठीक है। राइट में x1 0 है और x2 1 है। लेफ्ट में x2 0 था, राइट में x2 1 है। तो x2 की वजह से राइट में 0 था और राइट बोल रहे हैं, लेफ्ट में 0 था और राइट में पहुंचे तो x2 की वजह से क्या है हमारा, पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बात करें हम, तो राइट से जब आप लेफ्ट जाते हो तो x1 0 है और राइट में पहुंचते पहुंचते x1 1 हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम क्या लिखें, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो वाष्पदाब होगा सिर्फ x1 की वजह से होगा, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, पी नॉट वन, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट रहा, यहाँ पर सिर्फ x2 की वजह से था, तो क्या नाम दे दिया इसको हमने, P2 नॉट। और नॉट का मतलब क्या, शुद्ध, ठीक है। नॉट का मतलब क्या, शुद्ध, मतलब कि इसमें कुछ मिला नहीं है, सिर्फ x2 के अणु हैं उसमें। जैसे हमने दो कंटेनर लिए थे ना, ए और बी, अभी इनको मिलाया नहीं है। जब लेफ्ट और राइट पे रहे हैं हम तो कुछ मिला नहीं है, जब हम बीच में आ जाते हैं, बीच वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर जहाँ इनने काटा है, यहाँ पर दोनों मिक्स हो चुके हैं, कोई ज्यादा मात्रा में नहीं है, कोई कम मात्रा में है, दोनों बराबर मात्रा में मिला दिए गए हैं इस पॉइंट पे। तो इस वाली रेखा को हमने क्या नाम दिया गया था, हमने पहले क्या नाम दिया था, P1 नाम दिया था। P2 वाली को एक सेकेंड, ये रहा, P2 वाली को हमने सिर्फ P2 नाम दिया और P1 P नॉट वन वाली को हमने P1 नाम दिया। अब देखो मेन ग्राफ अब हमारा यहीं से बनना है। राउल्ट के नियम की रेखाएं आपको दिख रही हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं उनका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनका ग्राफ कैसा बनने वाला है, वो देखो। ये देखो, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, उल्टा हो, बैक से। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं, कौन सा, धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या, वाष्पदाब ज्यादा होगा, धनात्मक मतलब क्या, वाष्पदाब अधिक होगा, है कि नहीं है। अब वाष्पदाब अधिक है तो अधिक हमें बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये अच्छे से आप बना लीजिएगा कर्व इस टाइप, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, इस वाले को ये भी ज्यादा कर दो, कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक से बना लेना ये आए ये हो गया अपना, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो,
राउल्ट के नियम से अब इनका हमने परिणामी जो था, परिणामी तो अभी बनाया नहीं है, अब बनाते हैं हम क्या, परिणामी। तो राउल्ट के नियम वाला जो परिणामी था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रहे थे हम, तो क्या आ रहा था हमारा, P1 प्लस P2 आ रहा था ना। इस पॉइंट को जो हमने मिलाया था तो P1 प्लस P2 आ रहा था। अभी देखो, अब हमें क्या बनाना है, इसका रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट मतलब जो परिणामी होगा, ये भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये देखो। तो अब ये जो आया, क्या आया हमारा, P1 प्लस P2 आया कि नहीं आया। सेम यहाँ पर जो P1 की वैल्यू है ये वाली हो जाएगी। ये डैश डैश क्या है, ये हमने ले लिया रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि इसके आधार पर हमने ये जो ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर आपका क्या परिणाम निकल के आया, जो हमारा P1 है, P1 आपको दिख रहा है ना, जो P1 है, P1 दिख रहा है, P1, और ये जो पुराना वाला P0 है। तो P0 के लिए जो जगह है, ये देखो, चल सी, तो जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे, उनके लिए क्या था, P1 इज इक्वल टू P0 x1 था कि नहीं था। अब चूंकि धनात्मक विचलन शो कर रहे हैं, तो धनात्मक विचलन यदि शो कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, P1 जो है ज्यादा होगा किससे, P0 x1। ठीक है। सिमिलरली हमारा दूसरा वाला होगा, दूसरा क्या है, P2 बराबर P0 x2। ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, P2 ज़्यादा हो जाएगा P0 टू x2। ठीक है, समझ आया। तो ये दो जो हैं, ये क्या है, धनात्मक विचलन है, और दो ऊपर वाले राउल्ट के नियम से। ठीक है, यही सेम ग्राफ आपको बनाना है, समझ आया होगा। बढ़े आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा जो नया विलेन बना है ना, उसका वाष्प दाब हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब, नया बना विलयन मतलब जो विलयन धनात्मक विचलन शो कर रहा है ना, ये जो ग्राफ होगा, ये वाला, ये कर्व क्या शो कर रहा है कि धनात्मक विचलन है। देखो, इस वाले जो नीचे जो लाइन दिख रही है, रेफरेंस लाइन, इससे यदि नीचे बना दें हम, नीचे मतलब ऐसे, नीचे दिख रहा है, यदि हमने नीचे बना दिया तो क्या, ऋणात्मक विचलन, ऊपर बना दिया तो धनात्मक विचलन। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, मूल अंश हो गया, मूल अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल तथा साइक्लोहेक्सेन एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जो विलयन बनाता है वो क्या होता है, धनात्मक विचलन शो करता है राउल्ट के नियम से। ठीक है। देखो, इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल के अणु परस्पर हाइड्रोजन द्वारा, मतलब हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जब उनमें साइक्लोहेक्सेन का विलयन मिलाया जाता है, तो साइक्लोहेक्सेन के अणु एथेनॉल के मध्य कार्य करने वाले हाइड्रोजन बंधों को क्या करेगा, क्षीण कर देगा। मतलब क्षीण करना मतलब क्या, दुर्बल कर देगा। वो दुर्बल जैसे ही कर देगा तो क्या होगा, द्रव के जो अणु होंगे वाष्पित होने की उनकी जो प्रवृत्ति होगी बढ़ जाएगी, और आसानी से वो वाष्पित हो जाएंगे, और द्रव का जो वाष्प दाब है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, राउल्ट के नियम से क्या, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, देखो, जो विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो उनकी यदि हम परिभाषा देखें या उनके बारे में देखें, तो क्या है, ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्रेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, राउल्ट ने जो किसी विलयन का, मान लो राउल्ट ने कोई वाष्प दाब बताया, या उनके फॉर्मूले से जो वाष्प दाब आया, तो वो जो वाष्प दाब होगा, वो जो नया हमने विलयन बनाया है, उस विलयन का यदि वाष्प दाब
राउल्ट के नियम से दिए गए वास्तव से कम होता है तो वो क्या होगा? ऋणात्मक विचलन। मतलब अनादर्श विलयन तो होगा, लेकिन अनादर्श विलयन में कौन सा होगा? ऋणात्मक क्या बोलेंगे उसको, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, तो इसमें देखो राउल्ट के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? P1 इज इक्वल टू पी नोट वन एक्स वन, और P2 को क्या लिखेंगे? P2 इज इक्वल टू पी नोट टू एक्स टू। तो अब यदि इसको देखें तो क्या होगा? जो P1 की वैल्यू है अनादर्श विलयन के लिए, जो ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? ऋणात्मक विचलन। तो जो ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है उसके लिए वाष्प दाब तो कम होगा ना, तो पी नोट वन एक्स वन इससे कम आएगा, और पी टू में भी सेम कम आएगा। जो हमारा वाष्प दाब आया है P1 और P2 जो आया है विलयन के लिए, वो क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पी नोट टू एक्स टू। ठीक है, तो ये आया हमारा ऋणात्मक विचलन। ये नोट कर लीजिएगा आप। अब रहा इसका एग्जाम्पल, का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और उसकी जो व्याख्या है, व्याख्या तो आप पुराने जैसी, मतलब जो पिछले वाले में हमने किया ना धनात्मक विचलन में, जो हमारा विलयन ए और बी को जब मिलाते हैं तो बनने वाला जो विलयन ए और बी जो विलयन होगा, ए बी जो विलयन होगा, उनके बीच में जो बंध होंगे इस बार क्या होंगे? प्रबल होंगे। प्रबल होंगे तो आसानी से टूटेंगे नहीं, और आसानी से टूटेंगे नहीं तो उनका वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये शायद पहले लिखवा चुके हैं। क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण। ठीक है, एसीटोन का मिश्रण या विलयन बोल दो, विलयन। ठीक है, एक और लिख लो। एक और में क्या लिखें? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एवं किसका मिश्रण? ईथर का। क्लोरोफॉर्म एवं ईथर का विलयन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आगे हमें क्या पढ़ना है? स्थिर क्वथी मिश्रण। ठीक है, मतलब ऐसे विलयन जिनका क्वथनांक क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर क्वथी। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।